This is also known as DFC, flow duration curve. So basically, we will learn that what it is. Um, I couldn't give you proper definition that day. So you could look at this slide. A flow duration curve of a stream is a plot of discharge against percent of time the flow. Which flow? Which is flowing through this stream. Which is flowing through this stream. So a flow duration curve of a stream is a plot of discharge against percent of time the flow was equaled or exceeded. So what we need, we do not need anything else than one data set. What is that data? Discharge. Discharge data of throughout the year. If we have, we can draw the FD curve, flow duration curve. Duration second we know because time is 1 day, 2 day, 365 days in a year. And what was the discharge? So you need only the discharge data in this. The curve can be plotted then. This we have seen last time also. Again, I explain in brief that what it is before really reaching up to the calculation of your numerical. So this, the flow is meeting the percentage of time flow is exceeded, PP, percentage probability you can call it, or percentage of time flow is exceeded. Say 10% of the time flow is getting exceeded by this much amount. So that is what. So here this line is cutting here. So 100% is the probability of flow being 9 or above that centimeter per day. Here also in 100 this probability. So what it shows, probability of being equaled, flow being equaled in the stream. જે નદીમાં આપણે જોઈએ છે આ નદીમાં 100 ક્યુમેક નું ફ્લો છે, આનાથી 100 કે આનાથી વધારે ફ્લો કેટલા દિવસ માટે છે. So that is the probability. So here I say कि 75% डिपेंडेबल फ्लो चाहिए हमें, 75% बारिश चाहिए तो 75% प्रोबेबिलिटी कितना अमाउंट होगा 75% का, ये यहां से लाइन सीधा खींचा ऊपर और यहां आए तो 100 क्यूमेक, तो 100 क्यूमेक फ्लो 75% डिपेंडेबिलिटी के साथ हमें मिल जाएगा, जो हम ये चार्ट हमने जिसका बनाया है. तो एफडीसी कर्व लगभग ऐसे ही होंगे और कभी कभी जो स्ट्रीम जो है परमानेंट स्ट्रीम है और फ्लोइंग है, उसका पहला वाला ये वाला जिसमें मेरा कर्सर के नीचे है वैसा ग्राफ भी हो सकता है. तो ये एम्फे इंटरमिटेंट एंड एम्फेमेरल रिवर्स के लिए ये और ये वाला जो 100 से कम है और ये लगभग 100 के पास जो कट हो रहा है, ये पेरेनियल जैसा लग रहा है बट ज्यादा वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा है. यहाँ फ्लो बहुत ज्यादा था और यहाँ जाके बिल्कुल ही कम हो गया और हाईली वेरिएबल रिवर है ये. तो इसको पूरे साल थोड़ा थोड़ा फ्लो है लेकिन नहीं भी है. सो दिस इज स्टेडी स्टेट. ऑलमोस्ट दिस रिवर इज गिविंग अस स्टेडी डिस्चार्ज यू कैन विथड्रॉ फ्रॉम. इसमें हमने एक मान लो पीछे वाली जो मैंने ग्राफ दिखाया था एफडीसी का, उसी रिवर पे उसी स्ट्रीम पे मैं एक रिजर्वोयर बना देता हूँ. रिजर्वोयर का मतलब मैं एक डैम बना देता हूँ. तो क्या होगा कि डैम बनाने से थोड़ा स्टोरेज उसमें चला जाएगा, लेकिन स्टोर हो गया डैम के अंदर, लेकिन हम जब चाहे तब पानी छोड़ सकते हैं. तो उस नदी में शुरुआत में जो एक्सेस वाटर था वो हमने स्टोर कर लिया, अब हम छोड़ रहे हैं. तो ये जो डॉटेड लाइन है वो किससे रिप्रेजेंट करती है? रेगुलेटेड फ्लो से, कि थ्रू आउट द एरिया विल गेट इवन वाटर. इवन वाटर मीन्स से रेंज इज नॉट दैट बिग, नॉट दैट मच वेरिएबल, कि एक टाइम पे 100 मिल रहा है और एक टाइम पे 1000 मिल रहा है. लगभग 500 क्यूमेक के करीब मिल रहा है या 400 से 600 की रेंज में मिल रहा है, न कि 100 से 1000 की रेंज में. बहुत बड़ी रेंज का वेरिएशन नहीं है. तो डैम बनाने से, रिजर्वोयर बनाने से वेरिएबिलिटी कम हो जाती है, एश्योरेंस बढ़ जाती है. किस चीज की? स्टडी फ्लो की, स्टडी स्टेट फ्लो की. इतना एटलीस्ट एश्योर्ड वाटर सप्लाईज हम इस स्ट्रीम से ले सकते हैं. न्यूमेरिकल प्रोसीजर क्या है इसको ड्रॉ करने का? ग्राफ जब हम ड्रॉ करेंगे तो मैंने जो एफडीसी दिखाया था आपको, एक
पेरेनियल रिवर का, एक एम्फेमेरल रिवर का और इंटरमीडिएंट रिवर का। तो लगभग ग्राफ वैसे ही आएंगे सारी रिवर के, क्योंकि एफडीसी का नेचर ही ऐसा है कर्व का, क्योंकि हम परसेंटेज प्रोबेबिलिटी निकालते हैं एक्सीडेंस की और इक्वल की। तो सारे डेटा को हम क्या करते हैं, सबसे पहले जितने डेटा सेट हैं, तो हमारे पास 1 साल का डेटा है, मान लो डेली का एवरेज डेटा ले रखा है। रिवर में हमने सुबह 8 बजे मेजर किया, डिस्चार्ज मेजर किया। डिस्चार्ज का मतलब क्या हुआ, रन ऑफ क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, वो मेजर किया। कहाँ मेजर करते हैं, किसी भी एक लोकेशन पे। डिस्चार्ज रिवर में हर जगह अलग अलग हो सकता है, क्योंकि नीचे से भी पानी आता रहता है ग्राउंड वाटर का। और दूसरी बात है कि बारिश का सीजन है, तो बारिश का एड भी हो सकता है हर एक सेक्शन में, अलग अलग सेक्शन में। तो किसी एक सेक्शन को हम पकड़ते हैं और उसका आज का सुबह का 8 बजे का ले लिया, तो मान लो कि हम आज का फ्लो मानते हैं उसको, दूसरे दिन सुबह 8 बजे का ले लिया। ऐसे करके हम हर दिन सुबह 8 बजे 1 साल तक लेते रहते हैं या 15 साल तक लेते रहते हैं। तो वो डेटा हमारा डेली डेटा हो गया 1 साल का या 15 साल का। तो मान लो कि हमारे पास 1 साल का डेटा है, तो हमने सारे डेटा को क्या करेंगे, स्ट्रीम फ्लो डेटा इज अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हम जनवरी 1 से लेके क्रोनोलॉजिकली इसको अरेंज नहीं करेंगे। ये डेटा साइंस क्या कह रहा है यहाँ पे, एफडीसी ड्रॉ करने के लिए क्रोनोलॉजिकली हम उनको अरेंज नहीं करेंगे, 1 जनवरी 2 जनवरी 3 जनवरी करके 31 दिसंबर तक 2020 का डेटा है, तो मान लो 31 दिसंबर 2020 तक हम उसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज नहीं करेंगे, हम इसको अरेंज करेंगे डिस्चार्ज वैल्यू की। किस चीज के डिसेंडिंग ऑर्डर में, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम जो डिस्चार्ज है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सारा डेटा सेट्स को अरेंज कर देंगे। जो डेटा हम यूज कर रहे हैं वो हो सकता है कि हमें डेली डेटा भी यूज कर सकते हैं, वीकली डेटा भी यूज कर सकते हैं, 10 डेली डेटा भी यूज कर सकते हैं, या मंथली वैल्यूज भी, किसी भी कोई भी डिस्चार्ज डेटा हमारे पास है तो हम एफडीसी कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। तो दैट इज व्हाट इज द इंटरेस्टिंग थिंग हियर। इफ नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, if number of data points are used, if n number of data points are used in the listing, जितना हमारे पास है तो वो टोटल n नंबर है मान लो, तो n नंबर का डेटा सेट्स हैं, तो क्या है यूज्ड, तो परसेंटेज जो प्रोबेबिलिटी है जिसके डिस्चार्ज के अगेंस्ट हमें ड्रॉ करना है, वाई एक्सिस पे हम डिस्चार्ज रखेंगे, एक्स एक्सिस पे क्या रखेंगे हम, परसेंटेज प्रोबेबिलिटी। जो परसेंटेज प्रोबेबिलिटी हम डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्चार्ज को अरेंज करके ही निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो m डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इंटू 100%, दिस इज 100%। तो परसेंटेज निकालने के लिए हमें प्रोबेबल परसेंटेज प्रोबेबिलिटी m डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इंटू 100%। तो n यहाँ पे नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स हैं, जो ऊपर वाला ना नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, कितना हमारे पास डेटा है। एक साल में 365 डेटा हो सकता है, एक दिन में 2 लो तो ज्यादा हो सकता है, और वीकली 1 लो तो 50-52 डेटा पॉइंट्स हो सकते हैं। तो हम इस वे में डेटा टोटल डेटा पॉइंट्स उसमें एक ऐड करना है आपको, और m जो है उस पॉइंट तक, जैसे हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्चार्ज को जमा दिया, तो उस पॉइंट तक उसके नीचे कितना है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है उस पॉइंट तक। तो m क्या है, m इज द ऑर्डर नंबर ऑफ डिस्चार्ज, कि इस नंबर से या इससे नीचे वाले वो सारे आएंगे, नहीं सॉरी, इक्वल्ड और एक्सीडेड उस नंबर तक या उससे ऊपर वाला डिस्चार्ज पॉइंट सारा, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, तो पहले 1000 फिर 900 फिर 800 700, तो 800 पे 1000 और 900 दोनों आ जाएंगे, तो 3 डेटा पॉइंट हो, m इजिकल टू 3 हो जाएगा। तो मैं आपको कैलकुलेशन में दिखाऊंगा आगे कि कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। p इज द परसेंटेज प्रोबेबिलिटी, ये जो फ्रेज है, ये जो फ्रेज है इक्वल्ड और एक्सीडेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रेजी फ्रेज है। हाइड्रोलॉजी में जब भी हम डिजाइन करते हैं सिविल इंजीनियरिंग को, स्ट्रक्चर्स को, तो ये सब लोग बोलेंगे इसमें कि इक्वल्ड 75% टाइम इक्वल्ड और एक्सीडेड, मतलब जो डिस्चार्ज था 75%, मान लो 300 क्यूमेक डिस्चार्ज है, वो 75% टाइम से ज्यादा तक, या तो 75% या उससे ज्यादा
एक्सीड हो गया है, मतलब 300 से ज्यादा ही था, 75%। 300 क्यूमेक जो डिस्चार्ज है उससे ज्यादा ही था। एक साल में 75% ऑफ द टाइम वाज इक्वल टू 300 क्यूमेक्स और एक्सीडेड, मतलब या तो 300 था या 350 था या 400 था या 450 था, 500 था, 550 था, 1000 था, 2000 क्यूमेक्स था, एक्सीडेड। तो 75% जो हुआ 300 का, तो इक्वल एंड एक्सीडेड का मीनिंग आप ये समझ सकते हो। थोड़ा डाइजेस्ट करिए इसको। ये जो फ्रेज है बहुत ही टेक्निकल है, और टेक्निकल इन एसेंस कि यहाँ पे डेटा हम जो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं डेटा का, वो एक ही डेटा से ड्रॉ कर रहे हैं, और दूसरे पे परसेंटेज प्रोबेबिलिटी लेते हैं बीइंग इक्वल्ड एंड एक्सीडेड की। तो ये समझना, इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट द फ्लो मैग्नीट्यूड इन एन एवरेज ईयर। एवरेज ईयर मतलब जब भी हम एफडीसी एक्चुअल किसी स्ट्रक्चर का डिजाइन कर रहे हैं तो हम एवरेज ईयर का लेंगे, न कि किसी दिन फ्लड, किसी साल फ्लड आया हुआ है तो उसको लेंगे, या किसी साल ड्राउट आया हुआ है तो। एफडीसी ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हो सकता है हम 10 ईयर का एवरेज ले लें, या फिर कोई एवरेज ईयर ही हम पकड़ लें जिसमें नॉर्मल रेनफॉल हुआ हो। जिस साल जो रेनफॉल था वो इट वाज लाइक नॉर्मल रेनफॉल व्हाट इट यूजुअली रेन्स, सो दैट काइंड ऑफ ईयर वी हैव टू सिलेक्ट, लाइक 2018। अब 2006 नहीं पकड़ सकते क्योंकि बाढ़ आई थी अहमदाबाद में, तो फ्लडिंग सिचुएशन वाला नहीं ले सकते। 1985 वाज सीवियर ड्राउट ईयर, तो दैट ईयर वी कांट टेक। 1960 was drought, we can't take that year because they are unique, they are very peculiar points in the whole data series. So ये normal average year का ही हम लेंगे। ये एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाया था, बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो सुब्रमण्या का है, सुब्रमण्या की बुक का 5.2 है। बस मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में और डिस्कस कर लूं क्योंकि यहाँ पे इंटरवल दिया हुआ है, और हमारा जो ट्यूटोरियल का 15th क्वेश्चन है उसमें इंटरवल से किया है मैंने, और एक डायरेक्ट से भी किया है, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि विच इज मोर कंफर्टेबल यू आर व्हेन यू नीड टू रियली डिजाइन सम स्ट्रक्चर। तो ये इक्वेशन पी पी इजिकल टू एम बाई एन प्लस 100, ये डेटा सेट दिया हुआ था, ये दिया हुआ है, देखो वैल्यूज, ये वैल्यूज दी हुई है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, डेली मीन डिस्चार्ज डिस्चार्ज दिया हुआ है, डेली मीन डिस्चार्ज मीटर क्यूब परसेंट क्यूमेक में दिया हुआ है, 140 से 120 रेंज दी हुई है, इंटरवल दिया हुआ है 120 से 100, 100 से 80, 80 से 60, 60 से 50, 50 से 40, ऐसे इंटरवल दिया हुआ है। यहाँ 20-20 का इंटरवल था, यहाँ कम हो गया, 60, 50, 50 से 40, 40 से 30, 30 से 25 हो गया, फिर 25 से 20 हो गया, 20 से इक्वल नहीं है, फिर 5 से 10 इंटरवल यहाँ पे है। नंबर ऑफ डेज फ्लो का मतलब 3 साल का डेटा दिया हुआ है, 61, 62, 62, 63 और 63, 1961, 62 लाइक दैट। तो जब इतना बड़ा डिस्चार्ज था 140 क्यूमेक का, तो एक जीरो था 61 में, लेकिन 62 में 1 था और 3 डेज थे। तो ये डेटा सेट्स हैं कि 5 दिन था, 6, एक यहाँ पे एक दिन था, एक यहाँ दिन था, तो टोटल डे देखें कि जिसमें 140 से 120 में हुआ, तो 6 पॉइंट्स हो गए, डेटा पॉइंट्स हो गए हमारे, 6 डेटा पॉइंट। तो वैसे ही इस रेंज में कितने हुए, 9, तो तीनों को जोड़ देंगे तो, और ऐसे करके हमने सबको जोड़ दिया तो ये सारे डेटा पॉइंट्स आ गए। अभी ये डेटा पॉइंट्स क्यूमुलेटिव नहीं है, ये तो डेटा पॉइंट्स इस रेंज के हैं, तीनों सालों के हमने ऐड कर दिया। अब क्यूमुलेटिव जब निकालेंगे तो 6 प्लस 19, 25, 25 प्लस 45, 70 एंड सो ऑन, एंड एट द एंड वी रिसीव द मैक्सिमम वैल्यू क्यूमुलेटिव 1096, एंड इसको सम करोगे तो वो भी 1096 आएगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ एन टोटल डेटा पॉइंट्स। ये क्यूमुलेटिव जब फ्रीक्वेंसी निकालते हो आप, तो लास्ट जो फिगर शो करता है दैट इज द टोटल डेटा पॉइंट्स। तो 1096 3 सालों में 365 इंटू 365 इंटू 365 आप करोगे तो 1096 ही आएगा। तो इतनी हमारे पास डेटा पॉइंट्स हैं और वो इनमें डिवाइडेड है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे जब कैलकुलेट कर रहे हैं परसेंटेज प्रोबेबिलिटी, तो m की वैल्यू हमने क्या ली, 6, ये लेंगे m की वैल्यू 6, n हमारा 1096 प्लस 1 करेंगे इंटू 100 करेंगे तो 0.55 निकल आएगा। तो ऐसा ही हम सब के लिए इस m के लिए करेंगे, ये केवल m ही ले रहे हैं हम।
तो ये m डिवाइडेड बाई n कांस्टेंट वैल्यू है, प्लस 1 करना है, इंटू 100 करना है, तो ये सारी पीपी निकल आएगी, परसेंटेज प्रोबेबिलिटी, जो 0 से 100 तक होगी। क्योंकि 100 तक इसलिए होगी क्योंकि ये लास्ट वाला रिप्रेजेंट करेगा ही लगभग 100 तक, उससे सब 99% उससे ज्यादा है, मतलब ये हुआ। तो इसी को अब 75% हमें डिपेंडेबल फ्लो निकालना है। कि हमारा क्वेश्चन क्या था यहाँ पे कि कैलकुलेट द 50 एंड 75% डिपेंडेबल फ्लोज फॉर द रिवर। मतलब हम डिपेंड पूरे साल करेंगे, इतना तो आएगा ही, इतना पानी तो पूरे साल रहेगा ही रहेगा। तो वो क्या होगा, 50% हम यहाँ से पिक करें मान लो, तो यहाँ से तो डायरेक्ट पिक नहीं होगा, तो इसके लिए हमें वी शुड ड्रॉ ए ग्राफ। So this graph has been drawn here. Discharge versus PP, percentage time indicated discharge equaled or exceeded. तो हमने ये ग्राफ लॉग में भी ड्रॉ किया हुआ है, आप नॉर्मल में भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रस्ट मी, लॉग ग्राफ आजकल ऑब्सोलीट हो चुके हैं मोस्टली, लेकिन जब ज्यादा डेटा सेट्स होते हैं, ज्यादा वैल्यूज होती हैं, तो उसको छोटा करने के लिए, जैसे 10⁴ है, तो छोटा करने के लिए लॉग ले लोगे तो आपका छोटा हो जाती है वैल्यू, तो उस हिसाब से लॉग ग्राफ कई बार कंफर्टेबल हो जाता है। लेकिन आपके पास कैलकुलेटर है तो आप ऑलरेडी कंफर्टेबल रहते हो, यू कैलकुलेट वैल्यूज, सो ग्राफ यूज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन करते हो तो कर सकते हो। तो आप मान लो ये नॉर्मल ग्राफ है, ये भी नॉर्मल ग्राफ है, तो ये सारा ड्रॉ किया तो एक ऐसा आया, ये देखो चार्ट, ये डाउनवर्ड्स है, मतलब ड्विंडलिंग है। तो यहाँ पे 75% कहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे कहीं जाके आ रहा है, और 50 यहाँ आ रहा है, क्योंकि लॉगरिथम का इसलिए टुवर्ड्स एंड आ रहा है। तो 75% में मैं यहाँ पे जाऊं तो ये यहाँ कट हो रहा है, और ये 50 में जाऊं यहाँ तो यहाँ कट हो रहा है। अभी यहाँ से मैं इसको 75 में यहाँ से ले जाऊं तो करीब करीब यहाँ पे 20 क्यू में आ रहा है, देखिए, और यहाँ पे 75 पे ले जाऊं तो करीब करीब 30 आ रहा है। तो मतलब क्या हुआ, 50% डिपेंडेबिलिटी में फ्लो ज्यादा मिल रहा है, और 75% डिपेंडेबिलिटी में फ्लो कम मिल रहा है। अब आप 100% डिपेंडेबल फ्लो चाहिए आपको, तो क्या मिल रहा है, यहां पे पॉइंट है 100%, वो तो 5 ही क्यूमेक है। तो मतलब आप डिजाइन जो करेंगे स्ट्रक्चर का 5 क्यूमेक के लिए थोड़ी ना करेंगे। तो क्या करते हैं हम जनरली, स्ट्रक्चर्स को 95% डिपेंडेबल फ्लो के लिए या 90% डिपेंडेबल फ्लो के लिए करते हैं, क्योंकि कई बार स्ट्रक्चर्स क्या है, या तो अंडररेटेड बन जाते हैं या ओवररेटेड बन जाते हैं। जब हम 100% के लिए चले जाते हैं, उतनी घटित तो हर साल होते नहीं है, ऐसे ग्राफ जो है वो नॉर्मल ईयर के लिए बनाए जाते हैं। तो 5 क्यूमेक का यदि हम 100% डिपेंडेबल फ्लो के लिए बनाएंगे तो मतलब नहीं है। वैसे ही हम जैसे सीवर लाइंस ड्रॉ करते हैं, डिजाइन करते हैं सीवर लाइंस को, तो उसमें भी डिपेंडेबल फ्लो निकालते हैं, 95% डिपेंडेबल फ्लो, क्योंकि जब 100% लेते हैं उसमें तो बहुत ज्यादा फ्लो आ जाता है, और जो डिजाइन है, जो डायमीटर है सीवर लाइन का, वो बहुत बढ़ जाता है। स्टॉर्म वाटर में भी ये प्रॉब्लम होता है, डैम डिजाइन में भी ये प्रॉब्लम होता है। तो ये आप डिपेंडेबल फ्लो का कंसेप्ट समझ जाइए यहाँ से, कि हमने एफडीसी कैसे ड्रॉ किया, और एफडीसी से 95% या 75%, यहाँ तो इजी आपके लिए 75% एंड 50 का पूछा हुआ है, जनरली ये 95 और 90 पे भी निकालते हैं हम बहुत सारी जगह पे। डिपेंडेबल फ्लो कि कौन सा अमाउंट डिपेंडेबल फ्लो का लेना है, ये आईएएस कोड में भी डिफाइंड रहता है। सो वो हमारा आज का सवाल नहीं है, हमारा सवाल है कि हम इसको ड्रॉ कैसे करें। अब हमारा प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ जाता है ट्यूटोरियल का। ट्यूटोरियल में एक ऐसा सवाल आपको दिया हुआ है, 15वां नंबर का सवाल दिया हुआ है, जिसमें आपको ईयर्स दिए हुए हैं। ये देखो 1998 से लेके 2015 तक। तो आप में से किसी ने सोल्व किया है तो मुझे बताना है, और हम ट्राई करेंगे कि मैंने जो यहाँ पे दिखाया है एक्सेल पे वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। विल चेक दैट। ओके, सो तो ये ईयर्स दिखाए हुए हैं 1998 से लेके 2015 तक ये, और डिस्चार्ज क्यूमेक्स में दिया हुआ है। डिस्चार्ज वेरी कर रहा है, पहले 1500, 1400, 1240 ऐसे, एंड देन रिड्यूसिंग, एंड यहाँ पे फिर 1450, 1300 ऐसे करके फिर रिड्यूसिंग है। सो दिस इज डिस्चार्ज वैल्यू गिवन, एंड व्हाट वी आर सपोज टू डू, डिटरमाइन दी 70% डिपेंडेबल यील्ड फ्रॉम दिस रिवर, कि कम से कम इतनी यील्ड, मतलब यील्ड मतलब क्या हुआ कि हम डैम डिजाइन करें तो 75%, जब नर्मदा का पानी डिवाइड हुआ था मध्य प्रदेश और गुजरात में, सॉरी
मध्य प्रदेश और गुजरात में। तो जब खोसला साहब थे इसके जो कमेटी के हेड, सरदार सरोवर का जो बांध बना था, जो डैम बना था सरदार सरोवर प्रोजेक्ट में, वो डिस्प्यूट हो गया था। मध्य प्रदेश स्टेट सेज दैट दे विल रिक्वायर more water out of this project, and Gujarat was fighting for that we need more flow. तो गुजरात डाउन स्ट्रीम में है सरदार सरोवर के, और मध्य प्रदेश जो है अपस्ट्रीम में है। तो खोसला, डॉक्टर खोसला, डॉक्टर ए एन खोसला ने 100% फ्लो पे यदि ये काम किया होता तो क्या होता, इल्ड कितना आता उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता, लेकिन 100% हर साल होता नहीं, वो श्योरिटी नहीं होती उसमें। तो उन्होंने जो कैलकुलेशन की पूरी डिस्प्यूट में, जो 10-15 साल तक कैलकुलेशन चली थी, और बहुत सारे हमारे जैसे इंजीनियर्स उस डिस्प्यूट सोल्यूशन के पार्ट रहे हैं, पार्सल रहे हैं। तो 70 उन्होंने जो डिस्प्यूट में इल्ड निकाला था नर्मदा रिवर का, क्योंकि हम जब स्ट्रीम कहते हैं तो मतलब स्ट्रीम मींस रिवर, सो इन दैट केस इट वाज नर्मदा। ही हैज कैलकुलेटेड व्हाट इज द 75% dependable yield of Narmada river, and after arriving at the yield, he has divided that water into MP, Madhya Pradesh, and Gujarat. There were two more states, Maharashtra and Rajasthan, but their share was very thin, very small. So we do not bother much about that. But here it is that we are calculating this river, which is flowing 1998 to 2015, and we want 75% dependable yield. Now, I have set the same data. This is year wise, and this is randomly, and this data is not arranged in descending order. So what we need to do to draw a FDC, we need not to concentrate on these values. We are not much interested. This is one for us. This is one data point for us. We are interested in this value. This is discharge. These are discharge, and discharge against PP we will draw. So we'll take up discharge only, and discharge will arrange them in descending order. That can be done easily in Excel. This can be done descending, can be done in Excel very easily. So this is done. Now this 1500 is how many data points? We do not have interval. Earlier in the Subramanya numerical part, we had interval, and there was like we had 2-3 values. But in this case, this QMAC for one particular year, this is one data point. So I have written one, and for the second descending order, this there is one data point, I have written one, and so on, because these are very unique data points and they do not have multiple frequency. So I have written just one against each data point for each year. So this is yearly data, one average data from the river. So one. Now for the M I need cumulative. So I'm going for cumulative value to calculate M. 1, then 1 plus 1, 2, 2 plus 1, 3, and so on, and last is 18. Because there are total 18 points, and cumulative we are also getting 18 value here at the end. This is the final number N also. This 18 represents capital N. So now to calculate the value of PP, percentage probability PP, what we need M, that is 1 divided by N plus 1, 18 plus 1 into 100. So if you do, then you will get 5.26, 10, 15, 21, and so on up till 94. And these are the probabilities if you draw against discharge PP. If you draw discharge against this PP, then these are the values I'm getting here, down, 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 and reducing. So this you could call it as a FDC curve. The same thing you could do here in calculation in Excel sheet. This is easy rather than doing onto the paper, that you arrange, then convert through this formula, all in descending, then these are calculated, and then a graph is drawn. Now similar, if I want this solution in different manner, that instead of taking data points here, each one, I could rearrange them into intervals. Like intervals how? If I
consider that discharge interval is 400 to 1400 to 1500, 1300 to 1400, 1200 to 1300. If I fix up the interval, then in these interval, these menu values are falling. And then for m value, I am calculating 2, then 2 plus 1, 3, 3 plus 2, 5, and the last would be again 18, and the value of n, number data sets. And if I calculate the PP value, then these are being represented here. And this would not be more than 100 because this represents percentage. So now here in 75 you want to calculate, then you have to draw a line, because the question is that you calculate 75% probability discharge yield. So that is something here, 75% here and 400 here. So this is 400 QMAC is answer in my case. that is 75% डिपेंडेबल फ्लो. मतलब ये हुआ कि ये जो नदी है, जो हमारा सवाल हम सोल्व कर रहे हैं, उस नदी में 75% डिपेंडेबल फ्लो इज 400. सो 400 क्यूमैक्स या उससे ज्यादा 75% टाइम आपको साल में मिलेगा ही मिलेगा. इसका मतलब ये हुआ, मैं ये 100% का नाम लूं तो यहां से लेना पड़ेगा 100%. ये लास्ट में ये वाला लाइन 100 का है, तो 200 क्यूमैक्स